हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि सीएमए फाइनल के पेपर नंबर 14 एसएफएम के लिए हम एक गजब की प्लेलिस्ट बना रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में हम हर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लास में हो सकता है इतना समय नहीं दिया हो हमने, लेकिन यहाँ बैठ करके एकदम खुले मन से दुरुस्त तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप कहीं किसी कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट की कम से कम अंडरस्टैंडिंग फ्लॉड ना हो। इसका मतलब गलत अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सवाल बनाओगे, सवाल सही नहीं बनेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट्स एकदम दुरुस्त होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट्स अगर दुरुस्त होंगे तो सवाल अपने आप आपसे बनने लगेंगे। अब यही ऑब्जेक्टिव के साथ हमने ये प्लेलिस्ट शुरू करी, एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट्स डाले हैं। खास करके वो कमेंट्स मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं जहां पे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया ये कॉन्सेप्ट सीरीज प्लीज चालू रखिएगा, इस सीरीज में हमें बहुत फायदा होने वाला है। एंड यार, आपको तो फायदा होगा ही, एट द सेम टाइम मुझे पता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा ना एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी व्हेन आई विल बी एबल टू डिलीवर माय बेस्ट। यस, सीएमए फाइनल के एसएफएम में ना उतना सच बताऊं तो बहुत कुछ खास नहीं है। वी हैव डन अवर एंटायर क्लासेस एंड एवरीथिंग, आपने भी शायद किया होगा। तो हमने अपने कोर्स में सब चीज को एग्जाम पर्पस के हिसाब से कैप्चर करा है, बट बियॉन्ड दैट थोड़ा सा तो और समझाओ भैया, वो वाला जो हमेशा एक दिमाग में आता है। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट सीरीज एक ऑप्शनल सीरीज है, लेकिन हर किसी को देखनी चाहिए अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। एनीबडी हु इज आइंग टू मेक हिज करियर और हर करियर इन फाइनेंस, उसके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए। शुरुआत करते हैं आज के अपने इस कॉन्सेप्ट वीडियो की। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का ये हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो है, कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 3। इससे पहले हमने 2 बनाए थे कॉन्सेप्ट वीडियोस दैट वर लार्जली अराउंड एनपीवी आईआरआर पीआई मेथड्स। अब हम बात करने वाले हैं मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर की। तो यहाँ पे मॉडिफाइड वर्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों है, किस वजह से है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कॉमन लिमिटेशन ऑफ एनपीवी और आईआरआर को डिस्कस करते हैं कि एनपीवी और आईआरआर में प्रॉब्लम्स क्या थी। मतलब ऐसे मेथड्स अच्छे हैं, हमने इनके बारे में बात करा था कि ये ऐसे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स थे जो कि हमें ये डिसीजन लेने में मदद करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट को लेना है कि नहीं लेना है। बट इनमें भी लिमिटेशंस थे, और इन दोनों के जो कॉमन लिमिटेशन थे वो थे विथ रेस्पेक्ट टू देयर री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन। इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं, हालांकि इसके ऊपर जिक्र हुआ है इसका हमारे प्रीवियस वीडियोस में, फिर भी आपको समझा देता हूं कि इसका मतलब ये होता है कि आप एनपीवी कैलकुलेट करो या फिर आप आईआरआर कैलकुलेट करो, दोनों ही जगह ये अज्यूम किया जाता है कि अगर कोई भी कैश फ्लो आपको बीच में मिलता है तो उस कैश फ्लो को आप इमीडिएटली री इन्वेस्ट कर देंगे, एंड उस री इन्वेस्टमेंट पे आपको कुछ ना कुछ रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। एनपीवी में इस री इन्वेस्टमेंट के लिए ये माना जाता है कि री इन्वेस्टमेंट विल हैपन एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जबकि आईआरआर में यही चीज माना जाता है कि इट विल हैपन एट आईआरआर। फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन दोनों के अलावा कोई और री इन्वेस्टमेंट रेट हो ही नहीं सकता क्या? हमने इसके ऊपर बात भी करी थी। मामा जी हमें लिफाफे दे करके जाते हैं, पैसे रहते हैं उसमें, और हम उस पैसे को बैंक में नहीं डालते, वो पैसे हमारे ही पास पड़े हैं, हमारे ही अलमारी में पड़ा है। ऐसे में ये पैसे कभी भी री इन्वेस्ट हुए ही नहीं। जब री इन्वेस्ट हुए ही नहीं तो जाहिर सी बात है, आप लाख चाहो एनपीवी कैलकुलेट कर लो, लाख चाहो आईआरआर कैलकुलेट कर लो, यू विल नॉट गेट ग्रेट रिजल्ट्स। ऐसे में अगर आप री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो या फिर अलग रेट पे कर रहे हो तो एनपीवी और आईआरआर दोनों आपको फ्लॉड रिजल्ट्स देंगे। फ्लॉड मतलब भैया गलत रिजल्ट्स देंगे। अब ये गलत को सही कैसे करना है, इसी के लिए हम लोग मॉडिफाइड एनपीवी और मॉडिफाइड आईआरआर कैलकुलेट करना सीखेंगे। इन ट्रू सेंस इसका मतलब क्या समझ लो, बहुत सिंपल सा मतलब है, मॉडिफाइड एनपीवी और मॉडिफाइड आईआरआर अभी भी एनपीवी और आईआरआर का ही कैलकुलेशन है, लेकिन यहां पे हम री इन्वेस्टमेंट का जो हमारा अजम्पशन है उसको गिव अप कर देते हैं और खुद से एक री इन्वेस्टमेंट रेट को अज्यूम करते हैं। समझ में आ रही बात? यानी यहां पे री इन्वेस्टमेंट आप खुद डिसाइड करोगे किस रेट पे होगा। एनपीवी में ये माना जाता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ही होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, तो नहीं माने उस बात को। और आईआरआर में माना जाता है कि आईआरआर पे ही री इन्वेस्टमेंट होगा, वो भी जरूरी नहीं है, तो उसको भी साइड किया। तो अब हमारी चलेगी, हम अपना री इन्वेस्टमेंट रेट लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, एंड दैट इज व्हाई एनपीवी एंड आईआरआर विल नाउ बी नोन एज मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर। मजेदार है, शुरुआत करते हैं चलो। कॉमन लिमिटेशंस में देखो मैंने ये लिखा हुआ है कि एनपीवी में क्या होता है, ये अज्यूम करते हैं कि जितने भी री इन्वेस्टमेंट है उसको आपने किया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, इसे आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं। और आईआरआर में ये अज्यूम किया हुआ रहता है कि भाई ये सारा चीज जितना भी री इन्वेस्टमेंट है दिस इज हैपनिंग एट आईआरआर, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे। ये दोनों लिमिटेशंस क्यों हैं? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सारा री इन्वेस्टमेंट आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे या फिर आईआरआर पे ही करोगे। अच्छा भैया एग्जाम्पल फील करवाइए एक।
लीजिए एग्जांपल फील कीजिए, एक प्रोजेक्ट है जिसका 10 लाख रुपए अपने पास में टोटल कॉस्ट लग रहा है, इसके 4 लाख 5 लाख और 6 लाख करके हमें रकम मिलेगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पे। डिस्काउंट रेट है 10% पर एनम। हम इसका एनपीवी और आईआरआर पहले कंप्यूट करना चाहते हैं, फिर मैं आपको शो करूंगा कि एनपीवी और आईआरआर जो आप निकाले हो वो एक्चुअली आपके एक्चुअल रिजल्ट से डिफरेंट हो सकता है अगर आप री इन्वेस्टमेंट की रेट 6% लेकर के चलते हो तो। अब देखो यहां पे फर्क क्या है समझना, यहां पे अगर सवाल पे आप गौर करोगे तो हमारे सवाल में जो हमारा केओ दिया हुआ है वो है 10%, यानी एनपीवी कैलकुलेट करते वक्त भी ये अज्यूम किया जाता है दैट री इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग एट 10%। कैसा जरूरी है? ऑब्वियसली नॉट। यहां तो 6% पे ही हो रहा है, तो क्या हमारा एनपीवी गलत रिजल्ट शो करेगा? हमको करेगा। ऐसे ही आईआरआर भी होगा, जो भी आईआरआर आएगा ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि जितने भी इंटरमीडिएट कैश फ्लोज हैं, जैसे 4 लाख आपको मिला 1 साल बाद, 5 लाख मिला 2 साल बाद, तो ये माना जाएगा कि इनको आप री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आईआरआर पे ही। वो भी जरूरी नहीं है क्योंकि हम तो 6% डिसाइड करके बैठे हैं। तो ऐसे में वी नीड टू फर्स्ट कंप्यूट एनपीवी एंड आईआरआर, और फिर मैं उसे मॉडिफाई करके बताऊंगा कि देखो आपको एक्चुअल में इतना एनपीवी या इतना आईआरआर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनपीवी कंप्यूट हो रहा है। एनपीवी के लिए बहुत इजी है यार, 10% की डिस्काउंटिंग फैक्टर को लेकर के मैंने पीवी फैक्टर्स लिए हैं, कैश फ्लो से मल्टीप्लाई किया और हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस किया है। तो 4 लाख जो कि फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो है उसको हमने मल्टीप्लाई किया विद पीवीएफ ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर भी ऐसे ही किया, और इसमें से माइनस कर दिया हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। वी हैव गॉट अवर एनपीवी हियर। मैं अंदर की बात बता देता हूं आपको, ये एनपीवी सिर्फ दिख रहा है, आप एक्चुअल में अगर इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे आप इतने पैसे कभी कमाएंगे ही नहीं। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ जी मैं सही बोल रहा हूं। इट वोंट बी 2,27,200, इससे कम कमाओगे आप। अच्छा, आईआरआर में भी हमारा आईआरआर आएगा 21.65%। अब आप कहेंगे अरे पूरा सॉल्व करके दिखाओ। नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है। मैंने आईआरआर कैसे सॉल्व होता है वो आपको बताया है अलग से इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट वीडियो में, लेकिन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि भैया फाइनेंशियल कैलकुलेटर को यूज करके मैंने ये रिजल्ट निकाला है। तो हमारे ना सीएफए में फाइनेंशियल कैलकुलेटर होता है जिसमें आईआरआर कंप्यूट करने के लिए एक सिंगल बटन से काम हो जाता है। वी डोंट नीड टू डू ऑल द कैलकुलेशंस, तो मैंने वो यूज किया है। आपको सिर्फ बता रहा हूं कि 21.65 इसका आईआरआर आ रहा है। अब आपको यह भी बता दूं कि ये दोनों इंफॉर्मेशन गलत है। आप अगर एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे विद एन अजम्पशन और विद द एक्चुअल रियलिटी जहां पे री इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ 6% आपको मिलेगा साल का, तो ना आपका इतना एनपीवी जनरेट होगा और ना आपको आईआरआर इतना मिलेगा। तो भैया कितना मिलेगा, आइए डिस्कस करते हैं। तो यहां पे अब देखो क्या हो रहा है, हम लोग को रियलिटी में ईयर 1 और ईयर 2 में जो पैसा मिल रहा है वही तो री इन्वेस्ट होगा ना। तो ईयर 1 का जो पैसा है 4 लाख वो री इन्वेस्ट होगा 6% की रेट पे 2 साल के लिए। सो 1.06 टू द पावर 2 से हम उसकी फ्यूचर वैल्यू कर रहे हैं। सो वी हैव डन द फ्यूचर वैल्यू, रिजल्ट हमारे सामने है। ऐसे ईयर 2 में हमारे पास 5 लाख रुपए आए, वो 1 साल के लिए 6% की रेट पे आगे फर्दर कंपाउंड होंगे, बेसिकली री इन्वेस्ट होंगे। तो उसका भी फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है, वो आ रहा है 5,30,000 रुपए। और थर्ड ईयर में 6 लाख रुपए जो आपका कैश फ्लो है वो फर्दर री इन्वेस्ट होगा ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी फ्यूचर में ही है, तो इसकी वैल्यू हो गई 6 लाख। सबको जोड़ा आया 15,79,440। अब एनपीवी कंप्यूट करने के लिए इसी 15,79,440 जो कि ईयर 3 के एंड पे पड़ा है उसको हम डिस्काउंट करेंगे यूजिंग व्हाट, यूजिंग पीवी फैक्टर ऑफ 10% कॉमा 3। हम यहां पीवी आईएफए यूज नहीं कर रहे हैं, पीवी फैक्टर यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली 0.909, 0.826, 0.751। तो ये जो लास्ट वाला है इस पीवी फैक्टर को हम यूज करेंगे टू डू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15,79,440। हमने किया और माइनस किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो रिजल्ट आया 1,86,159। दिस इज द एक्चुअल इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो जो आपने 2,27,000 देखा था ना भैया, वो कभी कमाने को मिलेगा ही नहीं। एक्चुअल में आपकी कमाई होगी 186,159 की ही आज के दिन नेट प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। तो इसीलिए एनपीवी एक फ्लॉड रिजल्ट दे रहा है। और ये क्यों हुआ पता है? बहुत आसान है। एनपीवी ने ये अज्यूम किया कि जितने भी कैश फ्लोज आ रहे हैं वो आप री इन्वेस्ट करोगे एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि आपने अज्यूम किया कि री इन्वेस्टमेंट होगी 10% पे जबकि एक्चुअल में री इन्वेस्टमेंट हो रही है 6% पे। क्या ये अजम्पशन फेलियर है? हाँ है। क्या इसी वजह से एनपीवी एक लिमिटेशन के साथ आता है? हाँ। तो क्या इसे मॉडिफाइड एनपीवी से ठीक किया जा सकता है? हाँ। तो इसीलिए ये वीडियो बन रहा है। अरे हाँ यार, हाँ, यही सारे कारण है कि आपको मेरे को फर्क समझाना है कि मॉडिफाइड एनपीवी और एनपीवी में फर्क क्या है, समझो इस बात को।
अब इसी तरह आईआरआर भी कंप्यूट हो जाएगा। आईआरआर के लिए काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, यहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला, विच इज फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर 1 बाई n माइनस 1। अब ये वाला फॉर्मूला टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिक फॉर्मूले से डिराइव्ड है, सो डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये बड़ा आसान है। ये बना है उस फॉर्मूले से जो कि होता है एफ इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। अब इसमें i को एक तरफ रखें तो इट विल बी एफ वी डिवाइडेड बाई पीवी टू द पावर 1 बाई n माइनस 1। इसी फॉर्मूले को हमने यहां यूज किया है एंड द रिजल्ट इज 16.46%। तो ये सिर्फ 16.46% है जो कि एक्चुअल आईआरआर है। कहां हमको कितना परसेंट रिपोर्ट किया गया था? 21.65%, जबकि एक्चुअल में कितना रिजल्ट आ रहा है? सिर्फ 16.46%। तो यार ये आपको अब शायद ना प्रॉब्लम समझ में आ गई है। यू हैव फेल्ट द इशू कि हाँ भाई आप जो बोल रहे हो वो एकदम सही बात है, हम लोग री इन्वेस्टमेंट ऐसे ही कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते, जो हमें मिलेगा वही तो अज्यूम करेंगे। अरे मैंने 6% क्यों लिया ये भी समझो यार। हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट का पैसा हम विड्रॉ कर लेते हैं, हमें पैसे मिल जाते हैं, तो वापस उसमें थोड़ा ना लगा सकते हैं। हम इस पैसे को बैंक में रखेंगे, एफडी में डालेंगे, कुछ वैसा करेंगे। तो यार बैंक और एफडी में कब से आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने लगा? मान लो ये पैसे आपको किसी कंपनी में आपने पैसे डाले और उस कंपनी ने आपको रिटर्न में डिविडेंड दे दिया इतना। अब इतना डिविडेंड दे दिया तो क्या करोगे इस डिविडेंड का? यू विल हैव टू री इन्वेस्ट इट। तो री इन्वेस्ट करते वक्त आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो यू मे एंड अप कीपिंग दैट मनी इन योर बैंक अकाउंट और ज्यादा से ज्यादा एफडी कर लोगे, तो उस पर तो इतना रिटर्न मिलेगा ही नहीं ना। एंड इसीलिए आपके एनपीवी और आईआरआर जितना आप सोच रहे थे उतना कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात? गुड। कंक्लूजन और दिखाता हूं आपको मैं। कंक्लूजन यही है भाई कि एक एनालिस्ट के तौर पे, जो कि मैं मानता हूं कि मैं हूं, हालांकि मैं कहीं किसी के लिए काम नहीं करता बट खुद के लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस करता हूं, तो एज एन एनालिस्ट आपको इन अजम्पशंस और इन लिमिटेशंस का जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आपकी पूरी एनालिसिस और आपके रिजल्ट्स पूरे के पूरे फ्लॉड हो जाएंगे। यकीन नहीं है? एक और एग्जाम्पल ले लो। ये वाला एग्जाम्पल आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें हम स्टॉक की बात कर रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल स्टॉक जरूर है पर आपको मदद करेगा समझने में। मान लो ये एक स्टॉक है जिसकी ये चार्ट मैंने अपने हाथ से बनाया है। मान लो ये चार्ट में हमने आज के दिन इन्वेस्ट किया जब इसका भाव है 100 रुपए का। सो वी बॉट इट फॉर 100 रुपीज। ये चार्ट ऊपर गया, मतलब शेयर ऊपर गया, शेयर प्राइस ऊपर गया, और अगले साल हम इसको बेचे 280 रुपए में, 280 रुपीज में हम इस शेयर को बेचे। सो वी बॉट इट फॉर 100, सोल्ड इट फॉर 280। क्या गजब रिटर्न आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन 280 के बाद आपको कमजोरी नजर आ रही थी जो कि इवेंचुअली आई भी स्टॉक में, तो आपने शेयर बेच दिया था और फिर वापस अगले साल यानी एक साल बाद इस शेयर को वापस खरीदा 350 में। अब कई लोग बोलेंगे हैं ये क्या डिसीजन है? भाई ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट में, बेचने के ऊपर वाले भाव पे वापस खरीदना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। होता है, आप करके देख लेना, मैक्सिमम केसेस में आपका मन नहीं मानेगा और नीचे खरीदने को, तो आप लास्ट में खरीदोगे ऊपर ही। तो यहां पे भी हमने खरीदा 350 में और एक साल और होल्ड करके उसको लास्ट में 400 रुपए में बेच दिया। अब आपके हिसाब से तो जबरदस्त काम हुआ यहाँ पे भाई। 100 रुपए में खरीद के एक 280 में बेचे, 350 में भी खरीद करके 400 में बेचे, तो दोनों ही ट्रेड में फायदा हो रहा है। जी हाँ, दोनों ट्रेड में फायदा हो रहा है। एक जगह फायदा हो रहा है 180 रुपीज पर शेयर का, एक जगह फायदा हो रहा है 50 रुपीज पर शेयर का, पर दोनों जगह फायदा तो है। तो आपको मन में आया कि चलो इसका आईआरआर निकाल लेते हैं, है ना। आईआरआर का मतलब क्या हो गया कि इस पे एक्चुअल में हमने कितना रिटर्न कमाया, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। पर रुक जाओ, आपको मैं प्रॉब्लम दिखा देता हूं। प्रॉब्लम यह है कि साल 1 और साल 2 के बीच में आपने अपने पैसे को आइडल रखा है। आइडल मतलब आपके स्टॉक में पैसा नहीं था। 280 रुपए यानी 280 रुपीज में आपने स्टॉक बेचा, 350 में वापस खरीदा, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका ये पैसा बैंक में पड़ा था और आप इस पैसे का कुछ नहीं किए। बैंक पे रेट मिल रहा था 3% पर एनम, सेविंग्स बैंक में पड़ा था, ये मान लेते हैं, यानी री इन्वेस्टमेंट की रेट सिर्फ 3% मान रहे हैं हम लोग। तो ऐसे में अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो भाई इसका आईआरआर आप ऐसे सॉल्व करने जाओगे तो आ रहा है 104% का। आप ऐसे नंबर्स डाल के देख लो, 0 1 2 3 करके अगर आप इसका आईआरआर कंप्यूट करोगे, इट विल कम एट 104.5%। अगेन आई हैव डन दिस यूजिंग अ फाइनेंशियल कैलकुलेटर, आप चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट गजब का आईआरआर आ रहा है। रियलिस्टिक बात यह है कि आपको री इन्वेस्टमेंट रेट को लेकर के इसकी फ्यूचर वैल्यू करनी चाहिए और फ्यूचर वैल्यू करके फिर कंपेयर करना चाहिए, तो आपका रिजल्ट सिर्फ 49.86% आ रहा है। यानी कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, 104% सोच रहे थे, एक्चुअल में रिटर्न 49% ही है। ये क्यों आया डिफरेंस? क्योंकि आपकी री इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपने जो अजम्पशन लिया था वो सही नहीं है। आईआरआर ये मानता है कि उस एक साल के पीरियड में जब आपने अपने पैसे को कहीं लगाया भी नहीं तो भी आप 100% की रेट पे कमा रहे थे,
ऐसा नहीं है भाई, वहां हम कुछ नहीं कमा रहे थे, वहां 3% कमा रहे थे। सो 3% की कमाई अगेंस्ट 100% का अजम्पशन, डिफरेंस तो आना ही था, और ये डिफरेंस आ रहा है 49.86% का। तो ये एक मेरा अटेम्प्ट था कि आपको रियल वर्ल्ड बुकिश वर्ल्ड के दोनों के बीच में ना एक डिफरेंस क्रिएट करा के दिखा पाऊं कि भैया एनपीवी आईआरआर बहुत अच्छी चीज है, पर अगर आपने इनके अजम्पशंस का ध्यान नहीं रखा तो आपकी रियल लाइफ में कभी भी वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही नहीं जो ऑन पेपर आते हैं। तो ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं, आई होप मैं आपको ये जस्टिफाई कर पाया। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, तो अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लगा तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, और दूसरा काम अगर करना चाहे तो शेयर कर देना, तीसरा काम अगर करना चाहे तो यूट्यूब को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करेक्ट, और इससे ज्यादा कुछ भी करने की दरकार नहीं है। एसएफएम के हमारे वीडियो कोर्स में ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ाते हैं, बट यहां ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आई होप सब मिला करके आपके लिए बहुत अमेजिंग एक सिचुएशन बनेगी। गोज विदाउट सेइंग, अगर आप सीएमए फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर नंबर 14 एसएफएम तैयार करना है, तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप आराम से जाकर के एनरोल भी कर सकते हैं। चलो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।